हेलो दोस्तों, मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ट्विंस माय वर्ल्ड। ये वीडियो स्पेशली मैं 9 मंथ जिनका लग चुका है उनके लिए बना रही हूँ या फिर जिनकी ईडीडी नज़दीक है उनके लिए बना रही हूँ। तो मेरे कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस हैं। कहने को तो ये बातें बहुत छोटी सी हैं, लेकिन अगर इनका सही समय पे ध्यान नहीं रखा जाए तो ये बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। तो एक बार इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर आप लोग देख लीजिए। सबसे पहली चीज़, आप घर पे क्या चीज़ आपको तैयारी करनी है और दूसरी चीज़ आपको घर के बाहर क्या तैयारी करनी है। तो पहले शुरुआत कर लेते हैं कि घर से बाहर आपकी क्या तैयारियां होनी चाहिए। जैसे ही आपका 9 मंथ लग जाता है उसके बाद जब भी आप रेगुलर चेकअप कराने के लिए जाती हैं तो एक बार अपनी डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लीजिए कि उस वक्त हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। क्या हमें इमरजेंसी में रश करना पड़ेगा या आप 1-2 दिन पहले ही, जो आपकी ईडीडी है उसके 1-2 दिन पहले ही आपको हॉस्पिटल में भर्ती होनी है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि डॉक्टर्स वेट करते हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए, तो ऐसा ना हो कि कहीं आपको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी का सिचुएशन करना पड़ जाए। अगर मान लीजिए कि आपने प्लान्ड सी सेक्शन कराया है, जैसे कि डॉक्टर्स ने आपको पहले ही बोल दिया कि नहीं सी सेक्शन ही होगा, आपके जो प्रेगनेंसी है उसमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटी है, तो उसके हिसाब से अगर वो सी सेक्शन भी बोलती हैं तो आपको एक बार पहले से ज़रूर पूछ लेना है कि हमें 1-2 दिन पहले जाके भर्ती होना है या फिर हम किसी सिचुएशन का इंतज़ार करेंगे या फिर कुछ इमरजेंसी आएगी उसके बाद ही आना है, या वो ही एक सही टाइम है। तो एक बार खुलकर आप ज़रूर बात कर लीजिए। दूसरी चीज़, आप हॉस्पिटल की अथॉरिटी से ज़रूर बात कर लीजिएगा कि अगर किसी तरह की इमरजेंसी होती है तो वहाँ पर इमरजेंसी में किस तरह की, कौन से काउंटर पे आपको जाना है, वहाँ पर इमरजेंसी की क्या सिचुएशन होती है, कौन से फॉर्म फिलअप करने होते हैं, क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम लोग को अगर पहले से दिमाग में होगी तो एट द टाइम अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप उनके पास डायरेक्टली उस काउंटर पे रश करिएगा या उस वार्ड में रश करिए जहाँ पर आपको जाना पड़ता है। क्योंकि जब भी हमारी डॉक्टर हमें देखती है तो वो ओपीडी में देखती है, लेकिन इमरजेंसी में क्या सिचुएशन होती है एक बार इमरजेंसी वार्ड में जाके ज़रूर पूछ लीजिएगा। और साथ ही साथ अपने काउंटर पे ये भी बात पूछ लीजिएगा कि अगर सी सेक्शन होता है तो क्या क्या बिल्स आएंगे, या नॉर्मल डिलीवरी आती है तो क्या क्या बिल्स आएंगे। बिल के अमाउंट भी ज़रूर पूछ लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग अगर इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाती है तो कभी कभी हो सकता है कि वैलेट वगैरह भी छूट जाता है। तो उस चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके एटीएम में या आपके क्रेडिट कार्ड में उतना बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर आप कैश ले जा रहे हैं तो कैश भी ले जाइए। तो एक बार आपको एक अमाउंट नटसेल में पता चल जाएगा कि ये अमाउंट लगने वाला है, तो आप मेंटली पहले से प्रिपेयर भी रहिएगा। अपने सारे कामों को आप बाद में, जो इंपॉर्टेंट काम है उसको आप बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन अभी इस सिचुएशन के लिए, अभी इस इमरजेंसी के लिए आपके हाथ में पैसे होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी अगर आप इस तरह की बातें पूछ रहे होते हो तो सामने से आप एक बार ज़रूर पूछ लीजिए कि आपको कौन से रूम अलॉट होंगे अकॉर्डिंग टू आपके जो भी चॉइस रहते हैं। मे बी प्राइवेट वार्ड होंगे या सेमी प्राइवेट होंगे या जनरल वार्ड होंगे। तो एक बार आप उनसे खुलकर ज़रूर बात कर लीजिए और साथ ही साथ इस बारे में ज़रूर पूछ लीजिए कि जो पेशेंट हैं, जो फीमेल हैं, उनका खाना बाहर से अलाउ होगा या फिर हॉस्पिटल में प्रोवाइड होगा। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अगर आपको पहले से माइंड मेकअप रहेगी तो आप उस हिसाब से एक्ट कर सकते हैं, उस हिसाब से आप अपनी दिनचर्या को भी आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए कि वहाँ पर ऐसी सुविधा नहीं है, आपको घर से ले जानी पड़ेगी, तो आपको ये चीज़ें माइंड मेकअप रहेंगी कि नहीं मुझे घर से ले जानी है तो क्या क्या चीज़ें आपको ले जानी है। तो अगर उन्होंने बोल दिया कि आपको घर से ले जाना है तो एक बार कंप्लीट आप डॉक्टर से या जो डाइटिशियन है उनसे पूछ लीजिए कि किस तरह के खाने, मोस्टली जो हेल्दी फूड होते हैं वही आपको चाहिए होते हैं। जो बहुत लाइट फूड होते हैं लाइक खिचड़ी, साबूदाना या जो मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं उस तरह की भी, अब बहुत जगह तो ये भी देखा गया है कि मिल्क प्रोडक्ट्स को अलाउ नहीं करते हैं। तो एक बार आप ज़रूर पूछ लीजिएगा कि लाइट फूड में क्या क्या चीज़ें हम लोग घर से ला सकते हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं ला सकते हैं। और साथ ही साथ जब भी अगर आप इमरजेंसी वार्ड में अगर पता कर रहे हैं तो उनसे उनके जो एम्बुलेंस का नंबर है वो भी ज़रूर ले लीजिए कि अगर एम्बुलेंस का नंबर तो आप लोग पता है कि किस पे होता है, बट किसी किसी में ऐसा होता है कि कभी कभी लगता नहीं है। तो आप उनके जो हॉस्पिटल के जो ड्राइवर होते हैं उनका भी आप नंबर सेव करके पहले से ज़रूर रख लीजिए। मान लीजिए किसी तरह की इमरजेंसी होती है तो उस सिचुएशन में आपके फ़ोन पे उनका नंबर होगा, तो आप इजीली आप कैब को भी बुला सकते हैं या एम्बुलेंस को बुला सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। और कभी कभी इस तरह की अगर सुविधा अवेलेबल नहीं है, आपके शहर में कैब की सुविधा अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में आपको जो आपके जो प्राइवेट डॉक्टर ये होते हैं, ड्राइवर्स वगैरह होते हैं, उनके भी नंबर आपके कांटेक्ट में होने चाहिए और उनसे आप पहले से ही बात करके रख लीजिए कि मान लीजिए कि ऐसी सिचुएशन बनती है तो वो तुरंत से रश कर जाएं। क्योंकि होता है ना, सिचुएशन कभी भी कैसी बन जाती है, मे बी वो रात और दिन देख के नहीं आती है। तो एक बार उन ड्राइवर का नंबर आप ज़रूर लेके रखिए और उनसे ये भी बोल दीजिए कि अगर रात में मैं बुलाना पड़े तो आप प्लीज़ ज़रूर आइएगा। तो ये सारी चीज़ें आप बाहर में कर सकते हैं।
और एक चीज़ और पूछ लीजिएगा कि जो आपके बेबी होते हैं, जब बेबी डिलीवर हो जाएगा उस समय उसका बेबी का जो क्लोथ है वो हॉस्पिटल से आपको मिलेगा या फिर घर से ही प्रोवाइड करके ले जाना पड़ेगा, अपने से ही करके ले जाना पड़ेगा। तो देखिए इसमें बहुत सारे जो हॉस्पिटल्स होते हैं वो प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन बड़े से बड़े हॉस्पिटल्स वो कपड़े बच्चे की प्रोवाइड नहीं कराते हैं और इमीडिएटली वो बच्चे की कपड़े की मांग करते हैं। तो आपके पास इतना चॉइस नहीं होता है कि आप बाहर जाके खरीदिए, आपके हॉस्पिटल से ही आपको लेना पड़ता है। और हॉस्पिटल वाले ट्रस्ट में दोस्तों वो ओवरचार्ज करते हैं। तो एक बार इसके बारे में ज़रूर पूछ लीजिए, वहाँ की काउंटर्स के भी बारे में ज़रूर पूछ लीजिए कि वहाँ की रेट क्या क्या चल रही है, क्योंकि देखिए हर इंसान हर तरह की चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो अगर आपको पहले से चीज़ों का अंदाज़ा होगा तो मे बी आप तैयारी के नाम पे आप बच्चे के कपड़े बाहर से भी ले सकते हैं, जो कि उसकी रिजनेबल रेट है उस हिसाब से भी आप ले सकते हैं। तो मेरा काम था आपको बताना, चॉइस इज योर्स कि आपको कहाँ से लेना है, लेकिन ये चीज़ें आप पहले से पूछ के ज़रूर रख लीजिए। अब रही घर की तैयारियाँ कि आप घर में किस किस तरह की तैयारियाँ कर सकते हैं, क्योंकि देखिए घर में तैयारियाँ विशेष तो ऐसी कुछ होती नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये भी मानना होता है कि हम लोग पहले से कोई भी तैयारियां करके नहीं चलते हैं। लाइक बेबी के कपड़ों की जैसे मैंने बात की, तो बहुत सारे लोग नहीं खरीदना चाहते हैं, तो वो उस अकॉर्डिंग एक्ट कर सकते हैं जो भी मैंने बताया। लेकिन अगर आप हॉस्पिटल बैग की मैं बात करूं तो हॉस्पिटल बैग के ऊपर बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी बन चुके हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आप नटशेल में जानना चाहते हैं तो आप यही करिए कि आपके जितने भी अभी तक के रिपोर्ट्स हैं, चाहे वो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है या ब्लड रिपोर्ट है, आपको अपने साथ जरूर कैरी करना होता है, क्योंकि डॉक्टर उस समय कोरिलेट करते हैं, उनको कुछ फाइंडिंग्स चाहिए, कुछ जानकारियां चाहिए। तो उस समय आपके हाथ में रिपोर्ट, सारे प्रिस्क्रिप्शन जरूर होने चाहिए। जो भी डॉक्टर ने आपको भी जितनी दवाइयां चलाई हैं, जो भी आपकी सिचुएशन रही है पूरी प्रेगनेंसी, सारे रिपोर्ट, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके हाथ में होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जो भी आपको अगर मान लीजिए कि हॉस्पिटल्स में, मैंने अगेन बोला बहुत सारे हॉस्पिटल्स में बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड होती हैं, लाइक आपके गाउन या फिर जो भी बेसिक सामान है लाइक, लेकिन बहुत सारे हॉस्पिटल्स में ये सब प्रोवाइड नहीं होता है। तो आपको किन किन चीज़ों को घर से लेके जाना है वो भी आप उनसे ज़रूर पूछ लीजिएगा, ताकि आप नटशेल में अगर आप बैग नहीं भी तैयार करें तो एक आपको मोटा मोटी अंदाज़ा रहे कि नहीं मुझे गाउन लेके जाना है, मुझे टॉवल लेके जाना है, हैंड सैनिटाइजर लेके जाना है, हैंड वॉश लेके जाना है, टूथब्रश लेके जाना है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको आपको लेके जाना हो सकता है। लेकिन अगर हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा केयर कर रहा है, तो आप इन सब चीज़ों का घबराने का, सोचने का ज़रूरत नहीं है, वो सब कुछ प्रोवाइड कर देते हैं। तो मेरा काम था आपको बताना। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जब भी आपकी EDD नज़दीक होती है या फिर जब भी आपका 9वां महीना लग जाता है, तो मेक श्योर आपके साथ हस्बैंड वाइफ के अलावा एक और भी रिलेटिव ज़रूर होना चाहिए, जो कि आपकी इस सिचुएशन में थोड़ी आपको हेल्प कर पाए। क्योंकि होता क्या है कि इस समय ऐसी सिचुएशन होती है, ये जो 1 मंथ होता है काफ़ी क्रूशियल होता है, इस समय किसी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अगर कोई ऐसा इंसान, ऐसी कोई फीमेल पर्सन आपके नज़र में है, तो उनको ज़रूर फ़ोन करके बुला लीजिए, ताकि वो कुछ दिनों के लिए आपके घर को भी मैनेज कर पाएँ और आपके जो फीमेल है, जो माँ है, जो बच्चे हैं, उनका भी बहुत अच्छे से ध्यान रख पाए। तो ये तो रही कंप्लीट जानकारियाँ। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी है, काम की लगी है, तो एक बार लाइक कर दीजिएगा। और भी कुछ और भी अदर आप वीडियोस चाहते हैं जो कि अदर टॉपिक्स के भी ऊपर चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके कमेंट मुझे बहुत अच्छी फीडबैक देते हैं, बहुत अंदर से मोटिवेट फील कराते हैं। तो इसलिए कमेंट करना मत भूलिए। और हाँ, इस वीडियो को अगर आपको लगता है कि जानकारी है बहुत अच्छी मैंने दी है, तो उसको फॉरवर्ड भी करिएगा। और एक चीज़ और बताना मैं भूल गई हूँ, प्लीज़ अगर जो इस वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं वो प्लीज़ देखिए, मैं कोई सीक्वेंस नहीं बनाती हूँ, अभी अचानक से दिमाग में आ गया। अगर आप किसी पैनल से बिलोंग भी करते हैं, तो उनकी जो इमरजेंसी की क्राइटेरिया रहती है, या फिर उस समय आपकी जो CGHS कार्ड होती है, EGHS कार्ड होती है, जो कि आपकी बेनिफिशियरी कार्ड होती है, उसको तो बिल्कुल भी ले जाना मत भूलिएगा। तो ये सारी चीज़ें प्लीज़, और मेरे वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप लोग ज़रूर देखा करिए। मुझे नहीं पता कि कब कौन सी चीज़ें मैं कब बोल दूँ, इसलिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ था। तो अगर इसको अच्छा लगा आपको वीडियो, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और वीडियोस पसंद आ रहे हैं, चैनल अच्छा लग रहा है, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय।